कोई भी टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट फिक्शन, इसमें सबसे पहले आपने टॉपिक का स्कोप बताना है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द टॉपिक। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है तो इसकी फैक्ट और फिक्शन को प्रूव करने के लिए आप नेशनल आर्गूमेंट्स भी ले सकते हैं, एग्जांपल्स, और ग्लोबल लेवल से भी ले सकते हैं। ठीक है, टॉपिक बेसिकली जो है क्राइसिस से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग एक इश्यू है, एक क्राइसिस है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर है। जब भी क्राइसिस का होता है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके इम्पैक्ट्स, ठीक है, और उसके काजेज और उसकी एविडेंसेस, इनमें से इन दो तीन चीज़ों में से कोई चीज़ वो पूछता है। वर्डिंग वो मुख्तलिफ, अब आप खुद सोचें कि ये फैक्ट और फिक्शन आप इम्पैक्ट से प्रूव कर सकती हैं, काजेज से कर सकती हैं। ठीक है, तो किन चीज़ों से कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन आपने हेडिंग जो देनी है वो जिस तरह का उसने पूछा है वही देनी है। इसमें आपका एक सेक्शन फैक्ट का बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट। दूसरा सेक्शन आपका बनेगा फिक्शन, ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिक्शन आल्सो। वे फॉरवर्ड लाजमी देना है, ये बाय डिफॉल्ट है। इसका सबसे पहला जो आपको सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट, उससे रिलेटेड आपके 3-4 आर्गूमेंट्स। सेकंड सेक्शन का जो मेन आर्गूमेंट है वो ये है, ग्लोबल वार्मिंग इज एज फिक्शन। उसके अंदर आपको दो जितनी भी आर्गूमेंट्स आती हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड सेक्शन आपका बनेगा हाउ टू इम्प्रूव ग्लोबल वार्मिंग। जो क्राइसिस वाले ऐसे होते हैं उनमें आपको एविडेंसेस, काजेज, इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। जो अपॉर्चुनिटी वाले ऐसे होते हैं उसमें प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस और हाउ फर्दर इम्प्रूवमेंट, उस अपॉर्चुनिटी को फर्दर कैसे स्ट्रेंथन करना है। क्राइसिस को इम्प्रूव करना होता है, काउंटर करना होता है, अपॉर्चुनिटी को फर्दर स्ट्रेंथन करना होता है। तो कम से कम ये चीज़ तो सीखे ना कि ये एक ऐसे आया है, उसकी नेचर क्या है, फिर उस नेचर के अकॉर्डिंग उसमें क्या लिखा है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या है। कंट्री इज बैकवर्ड बिकॉज इट्स पीपल आर बैकवर्ड। ठीक है, असाइनमेंट में जो है आप लोगों की ये है क्राइसिस और इशू की बात। क्राइसिस किस चीज़ की बात हुई है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हुई है। कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस है उसकी जो इम्पैक्ट है वो बताओ, स्कोप क्या है। मेन फोकस जो है इसका पाकिस्तान पे ही है। व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ बैकवर्डनेस, के इम्पैक्ट क्या होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं और सोशल इम्पैक्ट क्या होते हैं, और फर्दर जो है आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल सोशल बैकवर्ड में एक चीज़ पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी की इम्पैक्ट क्या होती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है तो उसकी इम्पैक्ट क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपकी हेल्थ है, हेल्थ के आगे इम्पैक्ट क्या होती हैं। ठीक है, हंगर है तो उसकी इम्पैक्ट क्या होती है, वगैरह वगैरह। एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, ये भी पीपल आर बैकवर्ड। ठीक है, तो उसके फिर आगे इम्पैक्ट क्या होती है। ठीक है, तो अगर लोगों का स्टैंडर्ड बैकवर्ड है, सोशल डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर कंट्री की बाकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कोई एज इट इज़ फ़ायदा भी नहीं है, और ना ही उसका जो है उसका कोई प्रॉपर जो है ग्रोथ होनी है इकोनॉमिकली पॉलिटिकली। तो ये है। तो साथ ही आपने, क्योंकि क्राइसिस था तो आपने सोल्यूशन भी जो है ये एक एडिशनल जो है आपने देने हैं कि सोल्यूशंस टू इम्प्रूव ह्यूमन स्टेटस। ठीक है, इन दी कंट्री, पाकिस्तान में बताना है आपने। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट का इशू है, वो मेनली जो है ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, सोल्यूशन तो आपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ही देनी होती है। ठीक है, अब इसमें स्टांस में आपने लिख देना है जो भी है। आपका मेन आर्गूमेंट क्या बनेगा कि एविडेंसेस ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। जार्गन्स आपने वही यूज करने हैं जो स्टेटमेंट में आते हैं। उसमें बैकवर्ड लिखा है तो बैकवर्डनेस ही लिखे। ठीक है, सोशल लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट का अगर जार्गन यूज करता है तो वही लिखे। जो जार्गन उसने यूज किया है, मेन हेडिंग्स आपकी उसी जार्गन पे बननी चाहिए। सब आर्गुमेंट्स आपने देने हैं। इसके अंदर पॉवर्टी है, ठीक है, रैम्पेंट पॉवर्टी। ठीक है, उसके अलावा जो है उसके अलावा जो है स्टेटस ऑफ हेल्थ। ठीक है, इस तरह जो है लो लिटरेसी रेट, ठीक है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं आपकी, और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जो भी आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बातें पढ़ी हैं, क्राइसिस पढ़ी हैं, वो लिखने। फिर आपने जो है इम्पैक्ट सोशल बैकवर्ड ऑन नेशनल डेवलपमेंट।
नेशनल डेवलपमेंट में तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, कंट्री इज बैकवर्ड, कंट्री का मतलब क्या है, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। या ऑन द बैकवर्डनेस on impact of social backwardness on development of a country, ठीक है। सर जी जी ये जो हम सब आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं इस पे एक ही पैराग्राफ आएगा हर एक आर्ग्यूमेंट पे? जी, ये तो आपका मेन तो आर्गुमेंट होगा ना। तो फिर हमें उसके लिए फर्दर डिटेल्स भी तो चाहिए होंगी ना, उसमें हमने क्या जी लिखना जी, है फर्दर? अब ये जो है रैम्पेंट पॉवर्टी, उसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी का लेवल कितना है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी का लेवल कितना है, पाकिस्तान में पॉवर्टी की रैंकिंग क्या है, ठीक है। लोगों का इनकम लेवल कितना है, और उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में, लोअर पंजाब से अपर पंजाब, उसके अलावा लोअर सिंध, अपर सिंध, उसके अलावा केपी के, इन सारे इलाकों में पॉवर्टी के क्या डिफरेंस है, कौन से इलाके ज़्यादा पॉवर्टी में है, कौन से कम है, वगैरह वगैरह। तो ये जिस तरह आपने पॉवर्टी के डिफरेंट सोशल डेवलपमेंट वाले सिविल सिक्योरिटी में पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए आपने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी हैं, वही चीज़ें आपने पाकिस्तान पे अप्लाई करनी है, ठीक है। एरियाज का डिफरेंस, पॉवर्टी की डेफिनेशन, इनकम लेवल, वगैरह वगैरह वगैरह, रैंकिंग पाकिस्तान की पॉवर्टी में, यही चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पॉवर्टी वाला पढ़ाया था कि पॉवर्टी में होती क्या, किन किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, इनकम इनइक्वालिटी पे फोकस करना है, मुख्तलिफ रीजन्स की प्रूव करना है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी रैम्पेंट है। उसके बाद आपने इसके इम्पैक्ट बताने हैं, तो इसके इम्पैक्ट जो है हर चीज़, जो भी क्राइसिस है, जैसे पॉवर्टी का क्राइसिस है, इसके क्या इम्पैक्ट हैं, उसके ऊपर आर्गूमेंट बनाएं, ठीक है। इस तरह सीक्वेंस में जो जो चीज़ आपने ऊपर क्राइसिस बताई, ह्यूमन हेल्थ के क्या इम्पैक्ट हैं वो बताएं, करते कराते आपके इम्पैक्ट अच्छे खासे डेवलपमेंट पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ती हैं, उसके अलावा जो है पॉलिटिकल सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ती हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये है आपका मेन। उसके बाद आपका क्या है, थर्ड सी सेक्शन, हाउ टू इम्प्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, या सोशल डेवलपमेंट। तो ये है आपका नेक्स्ट। अब आपका काम कम से कम ये तो आइडेंटिफाई करें ना कि लिखने कौन से सेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप बाद में भी लिख, मतलब इन चीज़ों का तो आपका ये है कि मैंने आपको बता दिया कि सोशल डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें को फोकस करते होते हैं, ठीक है। पॉवर्टी पे, हेल्थ पे, लिटरेसी पे, उसके इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन राइट्स पे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये मटेरियल तो आप बाद में रेडी कर लेंगे, लेकिन अगर आपके एरियाज ही नहीं पता तो स्टार्ट ही नहीं होगा आपके एसेज का, ठीक है। इस लेक्चर का मकसद जो है आपको अंडरस्टैंडिंग एस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के डिफरेंट सेक्शंस क्या हैं, उसका स्कोप क्या है, ये चीज़ें समझें। आप लोग जो है इसको कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं। पाकिस्तान इज रिच एंड नेचुरल रिसोर्सेज बट वेरी पुअर इन इट्स मैनेजमेंट, अगेन जो है वेरी पुअर इन इट्स मैनेजमेंट, क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक। अगेन जो है ये पाकिस्तान पे है, तो ये टोटल जो है आपका नेशनल जो है वो टॉपिक है, ठीक हो गया। उसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नेचर ऑफ टॉपिक आपका क्या है, इशू और क्राइसिस। अब इसमें अगेन आपको पता है क्राइसिस में क्या चीज़ चाहिए होती है, ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन इसने पूछा क्या है, पाकिस्तान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट वेरी पुअर इन इट्स मैनेजमेंट। जस्ट उसने एविडेंसेस पूछी हैं कि पाकिस्तान में मिस मैनेजमेंट के डिफरेंट जो है क्या कहते हैं इसमें उसने जो है एज इट इज़ जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं किया, जस्ट ये बताया, ये कहा है कि पाकिस्तान में मैनेजमेंट का क्राइसिस एग्जिस्ट करता है। इसमें आप काजेज ऑफ मिस मैनेजमेंट भी बता सकती हैं, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ मिस मैनेजमेंट भी बता सकती हैं, और दैन सॉल्यूशंस, ठीक है, कि नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से जो मिस मैनेजमेंट के काजेज हैं, और फिर नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से मिस मैनेजमेंट के जो इम्पैक्ट हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से मिस मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव करना है, ये ठीक हो गया। तो इसमें जो है एक चीज़ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो इसमें आप जो है प्लस अपॉर्चुनिटी भी लिख लें कि एक पार्ट में आपने जो है अपॉर्चुनिटी के प्रॉस्पेक्ट्स बताने हैं, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं पाकिस्तान के अंदर, हर नेचुरल रिसोर्स के थोड़ा बहुत आपने फ़ायदे बताने हैं कि नेचुरल रिसोर्स का जो है ये फ़ायदा है और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इससे आपका जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसके प्रॉस्पेक्ट्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। और सेकंड पार्ट में जो है आपके जो मिसमैनेजमेंट है, ठीक है,
उसकी जो एविडेंसेस हैं, उसकी जो मिसमैनेजमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसके जो काजेज हैं, इम्पैक्ट हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो आपको जो है पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये है। अब इसमें आपका सबसे पहला सेक्शन क्या बनेगा, अपॉर्चुनिटी पे। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ नेचर सोर्सेज इन पाकिस्तान। अब इसमें कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका क्या स्टेटस है, ठीक है, तो या उनकी कमी की वजह से क्या नुकसानात हैं। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट्स में ये भी हो सकता है ना, एक चीज़ की डेफिशिएंसी को आप शो करते हैं कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इट मीन्स कि उस चीज़ की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ की फ़ायदा जो है वो हमारी बका के लिए उसका चीज़ का होना ज़रूरी है। ठीक, तो चीज़ों की ना होने के नुकसानात से भी आप चीज़ का प्रॉस्पेक्ट बता सकते हैं, चीज़ों के होने से फ़ायदे से भी प्रॉस्पेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने सब आर्गूमेंट्स तो आप लेटर ऑन भी बना लेंगे, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें आपने प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स से लिखनी है। सेकंड एक्सक्यूज मी आर्गूमेंट सर। आपके, जी जी सर ये तो दो वेरिएबल्स हो गए ना, एक नेचुरल रिसोर्स और एक मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने दोनों को इकट्ठे लेके नहीं चलना। देखिए, आप उसको जो है इकट्ठे लेके चलेंगे तो वो भी एक मेथड है, लेकिन ये वाला मेथड भी है कि आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इकट्ठे लेके चलेंगे तो फिर ईच जो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उसका थोड़ा फ़ायदा बताएं, उसके हवाले से जो मिसमैनेजमेंट हो रही है वो बता दें। ठीक है, और एंड पे जो है आप उसको क्या कहते हैं इम्प्रूव करने के लिए उसकी वे फॉरवर्ड दे दें। ठीक है, ईच प्रॉस्पेक्ट जो भी एक नेचुरल रिसोर्स है वो एक प्रॉस्पेक्ट है, उसका फ़ायदा बताएं। ठीक, आर्गूमेंट आप एक ही बना लें, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जो है मतलब आर्गूमेंट आपका एक ही रहेगा। फिर ये है कि आपका मेन आर्गूमेंट भी एक ही बनेगा। ठीक है, और सब आर्गूमेंट्स भी आपके सेम रहेंगे, और हर सब आर्गूमेंट के अंदर जो है आपने नेचुरल रिसोर्स, किसी एक नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताना है, और उसके प्रॉस्पेक्ट्स भी और उसके सोल्यूशन भी जो है। सर आप आर्ग्यूमेंट्स किन को कह रहे हैं? देखिए, आर्गूमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक मेन होता है, एक सब आर्गूमेंट होता है। ठीक है, मेन आर्गूमेंट बेसिकली सेक्शन को शो करता है कि इस ऐसे को कितने सेक्शन में आप डिवाइड करेंगे। मीन ठीक है, वेरिएबल्स को, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज और मैनेजमेंट यहाँ पे दो हैं। जी जी जी, सही। ठीक है, और सब आर्गुमेंट्स जो हैं वो आपके डेफिनेटली उस मेन आर्गुमेंट्स की फर्दर जो है प्रूव करनी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं है, मेन आर्गुमेंट ये बनेंगे, एविडेंसेस ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल बैकवर्डनेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, और हाउ टू इम्प्रूव, दीज आर मेन आर्गुमेंट्स। ये मेन सेक्शंस हैं, ये आपके ये मेन सेक्शन जिनके आगे फर्दर आर्गुमेंट्स बनेंगे। सर इसका ठीक है, मतलब ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नेक्स्ट पॉइंट्स बनेंगे वो सब आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जी जी, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ जी, एक्सपीरियंस समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए जी, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो वो है, चलिए एक्सपीरियंस, इसमें जो है आप प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, मेन आर्गुमेंट नंबर 2 आपका क्या बनेगा, क्राइसिस ऑफ मिस क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, कि पाकिस्तान में मैनेजमेंट के क्या क्या कौन से क्राइसिस हैं विद रेस्पेक्ट टू नेचुरल
रिसोर्सेज, ठीक। इसमें फुरकान ने जैसे आर्गुमेंट्स बहुत सारे लिखे थे, जैसे इंटर सेंटर प्रोविंस जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, ओवर रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, ओवर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके अलावा जो है क्राइसिस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके अलावा जो है उसके अलावा नेचुरल रिसोर्स के हवाले से जो हमारी प्रॉपर यूटिलाइजेशन का है इशू है, ठीक है, उसके ऊपर आप आर्गूमेंट बना सकते हैं, ठीक है, पोर यूटिलाइजेशन या इनएफिशिएंट। तो इस तरह से जो है आप लोग फर्दर जो है आर्गूमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो है इम्प्रूव करने के ऊपर आपने, क्योंकि क्राइसिस को एक्सप्लेन किया है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ टू इम्प्रूव द क्राइसिस। आपने ये बताना है कि फिर इस क्राइसिस को कैसे इम्प्रूव करना है, तो ये सी आर्गुमेंट में इनका आपका, हाउ टू इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सोर्सेज, ठीक हो गया। नेचुरल सोर्सेज के मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर आपने फर्दर जो है सेक्शन एक बनाना है। तो इस तरह से जो है आगे हम चलते हैं। हायर एजुकेशन एंड एजेंट ऑफ चेंज, आपको पता है हायर एजुकेशन जो है ये उसने नेशनल इशू को पूछा है पाकिस्तान में। तो हायर एजुकेशन आपको पता है कि एक यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है उसने एन एजेंट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक हो गया। अब आपको पता अपॉर्चुनिटी में आप क्या क्या लिखते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस एंड फ्यूचर्स, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। आपने यही 3 सेक्शन बनाने हैं। सबसे पहला सेक्शन आपको बनेगा प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन, फॉर नेशनल चेंज। उसने नेशनल चेंज का वर्ड यूज़ किया, तो आप नेशनल चेंज का वर्ड यूज़ करें। अब इसके आगे सब आर्गुमेंट्स बनेंगे कि रिसर्च से नई इनोवेशन आती हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में रोल परफॉर्म करती है, ठीक है, हायर एजुकेशन प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती है, इस तरह के जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रोल परफॉर्म करती है। उसके अलावा हायर एजुकेशन जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इनोवेशन और उसके अलावा जो है प्रोफेशनल प्रो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो है उसके अलावा और बहुत ज़्यादा जो है सब आर्गुमेंट जब आप हायर एजुकेशन के फ़ायदे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको जो है मिलेंगे। तो यहाँ तक जो है आपको, क्योंकि मैंने जस्ट एक सेक्शन वाइज आप लोगों को एनालिसिस करवाना है, तो ये है। इस तरह हायर एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट्स आपने बता दिए। चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन उसने पूछा नहीं है, उसने सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स पूछा, ठीक है, लेकिन आप जो है इसका चैलेंजेस भी बता सकते हैं। तो पूछा सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स हैं सेक्शन ऐसे एजुकेशन एजेंट ऑफ चेंज, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स पूछी हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस टू डेफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यूनिवर्सिटी है, कॉलेज वगैरह की कमी है, ठीक है, प्रोफेसर की कमी है वगैरह वगैरह। इस तरह से आप जो है जो हायर एजुकेशन के रास्ते में चैलेंजेस हैं उनको बता सकते हैं। और अगर आपने चैलेंजेस बता दिए हैं तो फिर आप मेन आर्गुमेंट नंबर 3 क्या बनेगा, हाउ टू रिफॉर्म्स इन एचईसी, ठीक है, इसके अलावा जो है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट शेयर, ठीक है,
तो मतलब इसमें आपने जो भी आप लेटर ऑन नोट्स में ऐड करेंगे ये, तो आपने वो लिखने हैं। नेक्स्ट आपके असाइनमेंट क्या, नीड फॉर सीरियस प्लान टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान। ये भी वही बात है कि ये आपका क्या है, नेशनल टॉपिक है, टेक्निकल एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और इसमें बेसिकली आप टेक्निकल एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसने पूछा आपसे क्या है, पूछा उसने आपसे, आपको पता है अपॉर्चुनिटी में प्रॉस्पेक्ट्स होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, और क्या होती हैं, वे फॉरवर्ड। उसने आपसे वे फॉरवर्ड पूछ ली है। ठीक है, तो जब आपने आपसे वे फॉरवर्ड पूछा, इट मीन कि पिछली जो दो चीज़ें हैं प्रॉस्पेक्ट की, लाइक प्रॉस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, चैलेंजेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और वे फॉरवर्ड, वो उसने आपसे पूछा नहीं है। लेकिन इट डजेंट मीन कि आप वे फॉरवर्ड तभी देंगे जिस चीज़ का मसला है। ठीक है, तो आपने जो पहला आपका स्टांस होना चाहिए, स्टांस तो जो है, अगेन आपका जो पहली हेडिंग होगी वो क्या बनेगी, ये प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन। लेकिन कीप इन माइंड कि इसके ऊपर आपने इतने ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं लिखना। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन, सॉरी चैलेंजेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे आपने जार्गन वही यूज करना है जो एग्जामिनर ने यूज किया। टेक्निकल एजुकेशन वैसे हायर एजुकेशन को ही कहती है। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान, और ये आपने थोड़ा सा डिटेल में बताना है, क्योंकि रिफॉर्म ज़रूरत ही तब आएंगी, ज़रूरत ही उस चीज़ की होती है जिसकी चैलेंजेस हो। ठीक है, जिस चीज़ के चैलेंजेस ही नहीं है तो फिर रिफॉर्म्स की ज़रूरत ही इसलिए। तो यहाँ पे आपने लिखना है नीड और सीरियस प्लानिंग इन टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक हो गया, ये आपका जो है मेन, ये दो एरियाज हैं बी और सी, ये ही एजुकेशन सेक्टर में कोई चैलेंजेस है। अगर है तो फिर इट मीन्स कि देयर इज अ नीड, चैलेंज है तो नीड है इस चीज़ की प्लानिंग की, वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ें जो है पिन पॉइंट रखनी है कि चैलेंजेस कौन से हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक हो गया, इन बिटवीन आप इसके ऊपर जस्ट एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसके सब आर्गूमेंट्स ना बनाएं क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ उसने नहीं पूछी वो एरिया आप उसके सब आर्गूमेंट्स ना दें तो कोई मसला नहीं है। आप उसके ऊपर जस्ट एक आर्गूमेंट बनाएं, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, और ये दो चीज़ें उसने पूछी हैं, इसके आपने सब आर्गूमेंट्स भी देने हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ होती है कि जो चीज़ एग्जामिनर नहीं पूछता बाल का, जैसे इसने नहीं पूछा ये चैलेंजेस और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आप चाहें तो इनके सब आर्गूमेंट्स कम कर सकती हैं, दो दो तीन तीन, या उनके ऊपर काम लिख सकते हैं। चाहें तो बिल्कुल भी जो है वो अ, अ, ना देना चाहें तब भी ना भी दें, लेकिन मेन हेडिंग और चैलेंजेस की समरी देनी जरूरी है। ठीक है, सब आर्गूमेंट्स ना दें तो कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया, उसके बाद है जी ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, ये तो उसने सीधा सीधा पूछ लिया। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसने पूछा भी है, पाकिस्तान का लफ्ज यूज किया, इट मीन कि ये नेशनल टॉपिक है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, डेफिनेटली आपके सामने है, अपॉर्चुनिटी में आपको पता है क्या होता है, प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर क्या पूछा है, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, तो उसने ये दो चीज़ें पूछ ली हैं, डेफिनेटली हमें उसको देनी है। लेकिन जब आपने चैलेंजेस देने हैं तो वे फॉरवर्ड आपने देना ही देना है। उसमें ये है कि आप थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट्स, सॉरी, ऑनलाइन एजुकेशन फॉर पाकिस्तान। ठीक हो गया, आर्गुमेंट नंबर 2 आपका क्या बनेगा, चैलेंजेस टू ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान, और थर्ड आर्गुमेंट आपका क्या बनेगा,
ways to improve का मतलब ये होता है काम करना, improve the challenges या काउंटर करने के सेंस में आता है वर्ड improve। तो काउंटर द चैलेंजेस में आप जो है टू इम्प्रूव द चैलेंजेस, ठीक है। तो वेज टू इम्प्रूव द चैलेंजेस ये आप बना सकते हैं, ठीक है। और इन 3 जो मेजर सेक्शंस हैं, ठीक है, ये 3 जो मेजर आर्गुमेंट्स इनसे रिलेटेड आपको डेफिनेटली सब आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो उसने पूछी हैं आपसे, तो जो चीज़ उसने पूछी है उसका मेन आर्गुमेंट और सब आर्गुमेंट आपको सब आर्गुमेंट्स लेने पड़ेंगे। प्रॉस्पेक्ट्स कौन से हैं, एक एक आर्गुमेंट के ऊपर आगे एक एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर इसी तरह चैलेंजेस कौन से हैं, एक आपको कम से कम जो है 6-7 आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, हर सब आर्गुमेंट के ऊपर आपको एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?